नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आप सबका उत्तर प्रदेश यूपी जीके की द ग्रैंड मास्टर सीरीज में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के वन, वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और आर्द्रभूमि और वेटलैंड के बारे में। तो चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के वनों के बारे में। तो वन किसे कहते हैं ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो वन किसी भी क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति का वह भाग है जहां वृक्ष, झाड़ियां, घास और अन्य वनस्पतियां प्राकृतिक रूप से उगती हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? वन कहा जाता है। वनों की बात करेंगे तो वन पर्यावरण संतुलन, वर्षा, मृदा संरक्षण, जैव विविधता, जलवायु नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये जो थी वनों की परिभाषा हो गई और वनों का योगदान क्या है वो। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो आपको याद होना चाहिए कि 2,40,928 वर्ग किलोमीटर जो है वो उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। ठीक है। अब वनों की अगर बात करेंगे तो वन मुख्यतः जो है वो तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं, विंध्याचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में वन मुख्यतः याद रखिए, एक तो जो तराई वाला एरिया है वो, विंध्याचल वाला एरिया और बुंदेलखंड वाला एरिया, यहाँ पे वन पाए जाते हैं। सर्वाधिक अगर वनों की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा वन सोनभद्र जिले में, लखीमपुर खीरी में, मिर्जापुर, चंदौली, महाराजगंज और पीलीभीत इन जिलों में देखने को मिलते हैं। तो कुछ जो बुंदेलखंड और ये विंध्याचल वाले जो जिले हो गए और कुछ जो तराई वाले जिले हो गए, यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा वन देखने को मिलेंगे। अब बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश के वनों का वर्गीकरण। तो भैया वनस्पति और जलवायु कारकों की बात करेंगे कि वनस्पति और जो जलवायु के कारक हैं इनके आधार पर वन जो हैं निम्न प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला जो है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन होता है। ठीक है। अब ये जो कटिबंधीय पर्णपाती वन है ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होगा मेरे भाई आर्द्र पर्णपाती वन और एक होता है शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है। तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों को दो भागों में बांटा गया है, एक है आर्द्र पर्णपाती वन और एक है शुष्क पर्णपाती वन। इसके बाद दूसरा जो है वो है उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। तो याद रखना उत्तर प्रदेश में दो प्रकार के वन होते हैं, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती और एक है उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। तो उत्तर प्रदेश के वनों के वर्गीकरण को हम देखेंगे तो जलवायु, वर्षा और भौगोलिक स्थिति के आधार पर हमने देखा था ना, तो वन मुख्यतया जो है दो प्रकार के थे। एक तो थे उष्ण कटिबंधीय वन जिसमें एक आर्द्र पर्णपाती था और शुष्क पर्णपाती, और अगर अलग अलग रूप से देखेंगे तो तीन प्रकार का कह देंगे, एक आर्द्र पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती और कांटेदार वन। तो सबसे पहले देखेंगे उत्तर प्रदेश के उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जिनको हम ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। ये बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले क्षेत्र की बात कहेंगे कि किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो तराई एवं भावर क्षेत्र में। तो जो तराई और भावर क्षेत्र है वहां पे पाए जाते हैं। जिलों की बात करेंगे पीलीभीत, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज आदि जिले हमारे तराई और भावर क्षेत्र में आ जाते हैं, जहां उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे। तो 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है। पूछ लिया जाता है कि आर्द्र पर्णपाती जो वन है उनमें वर्षा कितनी होती है, तो 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। प्रमुख वृक्षों की अगर बात करेंगे तो साल हो गया, हल्दू, शीशम, असना, जामुन और सागौन, ये जो वृक्ष हैं इन आर्द्र पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। याद रखिए आपका साल इंपॉर्टेंट है, शीशम हो गया, सागौन हो गया, जामुन हो गया, ये मुख्य पेड़ जो हैं वो पाए जाते हैं। अब अगर इन पेड़ों की बात करेंगे तो ये घने और ऊंचे वृक्ष हैं, जैव विविधता यहाँ पे बहुत ज्यादा है और उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक उत्पादक वन जो है वो यही है। तो प्रश्न अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वन कौन से हैं, तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन या ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है वो हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी वाले जो है वन है, यानी सबसे ज्यादा उत्पादक वन है। अब बात करेंगे उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों के बारे में। तो जो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है ये जो है वो विंध्याचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में पाए जाते हैं। जो साउथ का एरिया है ना, तो विंध्याचल और बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिनमें आपका सोनभद्र हो जाएगा, मिर्जापुर, चित्रकूट,
बांदा, हमीरपुर आदि जिले आ जाते हैं। तो यहाँ पे 75 से लेकर के 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ठीक है। तो जो आपके आर्द्र वाले थे उनमें 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर आपको वर्षा देखने को मिल रही थी। लेकिन यहाँ जो शुष्क पर्णपाती वन है, यहाँ महज 75 से लेकर के 120 सेंटीमीटर आपको वर्षा देखने को मिलेगी। यहाँ के जो वृक्षों की बात करेंगे तो आपका सागौन हो गया, खैर हो गया, महुआ भी यहाँ पे मिलता है, इसके अलावा पलाश, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प है। तेंदू की बात करेंगे और बेर की बात करेंगे, ठीक है। तो सागौन, बेर, महुआ, पलाश, तेंदू और बेर ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन यानी कि ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है इनके प्रमुख वृक्ष हैं। विशेषताओं की अगर बात करेंगे तो गर्मियों में इनकी पत्तियां गिर जाती हैं और सबसे ज्यादा व्यापक वन यही है। तो अगर पूछे कि उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा व्यापक यानी कि सबसे ज्यादा मात्रा में जो पाए जाते हैं या घने वन है वो आपके ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट या उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है। और अगर सबसे ज्यादा उत्पादक की बात करेंगे तो ट्रॉपिकल कौन से मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन जो है वो हो जाएंगे। अब जो तीसरा टाइप का वन है वो है कांटेदार एवं झाड़ीदार वन, जिसको कहा जाता है ट्रॉपिकल थॉर्नी एंड स्क्रब फॉरेस्ट। क्षेत्र की बात करेंगे तो ये कुछ पश्चिमी जिले हो गए और दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो शुष्क भाग में पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो दक्षिण पश्चिम एरिया हो गया उत्तर प्रदेश का, ठीक है, तो ये वाला जो हो गया ये वाला एरिया दक्षिण पश्चिम और पश्चिमी एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। जिसमें खासकर जो आगरा वाला, मथुरा, अलीगढ़ ये एरिया हो गया ये पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ सबसे कम वर्षा देखने को मिलती है 50 से 75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर उसी प्रकार के वृक्ष भी मिलेंगे जैसे कि बबूल हो गया, कीकर हो गया, कैर हो गया, है ना, बेर हो गया, नागफनी हो गया। तो इस प्रकार के वृक्ष जिनको कम वाटर की आवश्यकता होती है तो वो आपके ट्रॉपिकल थॉर्नी एंड स्क्रब फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। इनकी विशेषताएं हैं कि एक तो ये कम ऊंचाई वाले होते हैं, सूखे के प्रति जो है प्रतिरोधी है और काफी विरल यानी दूर दूर उगने वाली जो है वनस्पतियां हैं। तो ये थे उत्तर प्रदेश का जो है वनों का क्लासिफिकेशन की हमने बात की। तो वही दिया है कि पहला हमने देखा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इनको जो है हम मानसूनी वन भी कहते हैं। 75 से लेकर के 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है या 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो जो पहला होता है नम है उसमें 100 से लेकर के कहता है 200 सेंटीमीटर वर्षा हो जाएगी और 70 से लेकर के 100 सेंटीमीटर या 120 सेंटीमीटर के करीब जो है वो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में वर्षा हो जाएगी, ठीक है। तो ये दो प्रकार के हैं, ये हम देख चुके हैं कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय नम सॉरी जो शुष्क पर्णपाती वन है वो हो जाएंगे, ठीक है। तो आर्द्र पर्णपाती वन हम देख चुके हैं कि 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पे देखने को मिलेगी। सागौन, साल, शीशम, आंवला, महुआ, सेमल, कुसुम ये देखने को मिलेंगे वृक्ष। तो सबाई और भावर घास, इंपॉर्टेंट एक पॉइंट ये याद रखना कि यहाँ सबाई और जो भंवर घास है ये यहाँ पे इन मैदानों में देखने को मिलती है जिनका उपयोग जो है रस्सियां बनाने में किया जाता है, ठीक है। बाकी तराई भावर क्षेत्र में फैले हुए ये देख चुके हैं और इनके जिले भी देख चुके हैं। इसके बाद बात की है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जिनको ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट कहा जाता है। हमने देखा था कि सबसे ज्यादा व्यापक जो वन है वो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस ही है, ठीक है। गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ खासकर देखने को मिलेंगे 75 से 100 या 120 सेंटीमीटर वर्षा होगी। बाकी पार्कलैंड परिदृश्य पाया जाता है। तो ये पूछ सकता है कि किन वनों में पार्कलैंड परिदृश्य पाया जाता है। पार्कलैंड परिदृश्य क्या होता है, इसमें वृक्ष घास के टुकड़ों के बीच बीच में आपको देखने को मिलेंगे तो उसको पार्कलैंड परिदृश्य कहते हैं। बाकी उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन भी देख चुके हैं कि जो सूखा वाला एरिया है, अर्ध शुष्क एरिया, वहां पर ये पाए जाते हैं और 50 सेंटीमीटर से कम यहाँ पे जो वर्षा है वो होती है। वृक्ष यहाँ के जो है पत्ती रहित होते हैं और खासकर दक्षिण पश्चिमी या पश्चिमी भागों में ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब अगर बात करेंगे प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण, तो प्रशासनिक आधार पे जो वन है उनका वर्गीकरण देखेंगे 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होते हैं आरक्षित वन जिसको कहा जाता है रिजर्व्ड फॉरेस्ट, ठीक है। तो आरक्षित वनों की बात करेंगे, इन वनों में इमारती लकड़ी का जो संग्रहण, पशुओं को चराना आदि मानवीय जो गतिविधियां हैं वो प्रतिबंधित हैं।
तो आरक्षित नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये फॉरेस्ट क्या है, रिजर्व्ड है, यानी जो इमारती लकड़ी है इनका ना तो कोई संग्रहण कर सकता है, पशुओं को चराने की बात करेंगे, ठीक है, और जो अन्य मानवीय गतिविधियां हैं ये सारी प्रतिबंधित होती हैं। तो सबसे ज्यादा जो सुरक्षा प्राप्त वन है वो कौन से हैं, वो आरक्षित वन हैं। प्रवेश एवं उपयोग पर इनके जो है प्रतिबंध लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रवेश और उपयोग नहीं कर सकते। दूसरे वन है संरक्षित वन, जिनको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के नाम से हम जानते हैं। इन वनों में अगर बात करेंगे, जो इमारती लकड़ी का संग्रहण है, पशुओं को चराना, जितनी भी मानवीय गतिविधियां हैं वो स्थानीय लोगों के नियंत्रित तरीके से अनुमति मिलती है। मतलब जो स्थानीय लोग हैं उनको अनुमति मिलती है, लेकिन याद रखना वो भी नियंत्रित तरीके से, ठीक है। तो स्थानीय लोगों के बारे में आपको याद रखना कि स्थानीय लोगों को अनुमति है, लेकिन लिमिटेड रूप से अनुमति है, और बाहरी लोगों को बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। कह सकते हैं कि सीमित उपयोग जो है उसकी अनुमति आपको देखने को मिलेगी। और तीसरे टाइप के जो वन है अवर्गीकृत वन है, ठीक है, जिनको कहा जाता है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट या अनक्लास्ड फॉरेस्ट कहेंगे, ठीक है। तो स्थानीय प्रशासन या समुदाय के नियंत्रण में होते हैं ये, ठीक है। तो अवर्गीकृत है, कोई वर्ग या क्लास इनकी है नहीं है, जो लोकल के लोग होते हैं या लोकल का जो ग्रुप है उनके नियंत्रण में होते हैं। और यहाँ पे किसी भी प्रकार की जो रेस्ट्रिक्शन या प्रतिबंध नहीं देखने को मिलता है पेड़ों की कटाई और कैटल ग्रेजिंग पे। मतलब यहाँ पे कैटल ग्रेजिंग यानी गायों की चराई और ट्री कटिंग यानी पेड़ों को काटने का जो अनुमति होती है। तो ये था प्रशासनिक वर्गीकरण, ठीक है। तो इस प्रकार से हम वनों का जो है जलवायु या भौतिक दशाओं के आधार पर प्रशासनिक वर्गीकरण देख चुके हैं। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जो राज्य वन रिपोर्ट है, जिसको कहा जाता है ISFR रिपोर्ट, ठीक है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। जो लेटेस्ट इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो कब जारी की गई है, 2023 में उसको जारी किया गया है। तो 2023 में, और उससे पहले जो थी वो 2021 की फॉरेस्ट रिपोर्ट थी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की जो राज्य वन रिपोर्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट से मतलब डाटा लिया गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे इसको जारी कौन करता है, तो भारत वन सर्वेक्षण, जिसको कहते हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इसके द्वारा इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को जारी किया जाता है, ठीक है। तो अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश ने जो ग्रीन कवर है जिसको हरित आवरण कहते हैं, इसमें उल्लेखनीय सफलता जो है प्राप्त की है। तो कुल कितना, तो वन और वृक्ष दोनों मिलाकर के उत्तर प्रदेश ने 559.19 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की है। और इस कारण कुल जो वृद्धि है वन और वृक्ष में, उसमें उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, दूसरा स्थान रहा है, ये बात याद रखना है। और प्रथम स्थान पे जो था वो छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ के बाद उत्तर प्रदेश का वन और वृक्ष आवरण की वृद्धि या ग्रीन कवर की बात करेंगे तो उसमें जो है वो दूसरा स्थान है, ये बात याद रखना। कुल वृद्धि कितनी हुई, 559.19 वर्ग किलोमीटर। अब उत्तर प्रदेश के वन एवं वृक्ष आवरण का जो डाटा है वो देखेंगे, तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल हम देख चुके हैं कि 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, यानी टोटल ये 100% जो क्षेत्रफल है आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें अगर कुल वन आवरण यानी फॉरेस्ट कवर की बात करें तो 15,045.80, जो कुल 6.24% होता है, ठीक है। तो कुल वन आवरण जो है उत्तर प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए टोटल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में से 15,045.80 वर्ग किलोमीटर में फॉरेस्ट कवर है, जो कुल क्षेत्रफल जो है उसका महज कितना 6.24% है, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है वो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे कि कितना प्रतिशत जो है फॉरेस्ट कवर है। अब बात करेंगे ट्री कवर की, जिसको कहते हैं वृक्ष आवरण। तो वृक्ष आवरण 8,950.92 है, ठीक है। तो फॉरेस्ट कवर है 15,045.80, वृक्ष आवरण है 8,950.92, जो 3.72% है, याद रखना। तो टोटल अगर मिला दिया जाए फॉरेस्ट और ट्री कवर को, तो उसको हम कहा जाता है ग्रीन कवर। और उत्तर प्रदेश का 2023 की फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार ग्रीन कवर है 23,996.72 वर्ग किलोमीटर, जो कुल 9.96% के करीब होता है। यानी अगर देखा जाए तो 10% के आसपास, और एग्जैक्ट देखेंगे तो 9.96% के आसपास देखने को मिलता है।
तो अब अगर बात करेंगे तो राज्य का कितना 10% क्षेत्र जो है वो क्या ग्रीन कवर में आपको देखने को मिल रहा है। और जो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार आदर्श वन आवरण जो है वो 33% होना चाहिए, जबकि उत्तर प्रदेश में कितना है लगभग 10% यानी 9.96 के परसेंट के करीब है। यानी उत्तर प्रदेश अभी भी काफी पीछे है, लेकिन इसमें जो है पिछले सालों की तुलना में इसमें सुधार हो रहा है। अब वन आवरण की बात करेंगे। वन आवरण का हम घनत्व आधारित वर्गीकरण देखेंगे, यानी उनकी जो सघनता है, सघनता के आधार पे कितने भागों में इसको बांटा गया है। तो ये सघनता के आधार पे हम किसका वर्गीकरण देखेंगे, वन आवरण का, यानी फॉरेस्ट कवर का, ना कि ट्री कवर का। ठीक है, तो ये वनों के आधार पे, यानी जो वन है उनके घनत्व के आधार पे वर्गीकरण देखेंगे। तो 3 तरीके के होते हैं, एक अति सघन, मध्यम सघन और खुले वन। तो अति सघन जिसको कहते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट, कितना है 2688.73 वर्ग किलोमीटर, जो 1.12% होते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है वो है मध्यम सघन वन। तो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट की बात करेंगे, ये 4001.41 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, जो 1.66% है। और इसके बाद है ओपन यानी खुले वन की बात करेंगे तो 8355.66 वर्ग किलोमीटर यानी 3.46% हो जाएंगे। तो कुल वन आवरण उत्तर प्रदेश का कितना है 15,045.80%, 80 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना। और टोटल परसेंट कितना हो जाएगा 6.24% हो जाएगा। ठीक है, तो अति सघन वनों की हमने बात की है। अति सघन वन कितने हैं 1.14 है, 1.166% मध्यम सघन वन हो जाएंगे और ओपन फॉरेस्ट हो जाएंगे 3.46%। ठीक है, अब अगर बात करेंगे अति सघन वन यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट किसको कहते हैं, तो ऐसे फॉरेस्ट जहां 70% से अधिक आपको कैनोपी डेंसिटी देखने को मिलेगी, उनको अति सघन वन कहा जाता है। ठीक है, अति सघन वन मुख्यतया तराई और जो संरक्षित क्षेत्र थे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो जो तराई वाला क्षेत्र है नॉर्थ में, वहां पाए जाते हैं। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट की बात करेंगे तो जहाँ 40 से 70% जो है वो कैनोपी डेंसिटी मिलेगी, वो हो जाएंगे मध्यम सघन वन। और वन्यजीव संरक्षण के लिए जो है वो मध्यम सघन वन इंपॉर्टेंट होते हैं। और ओपन फॉरेस्ट की बात करेंगे 10 से 40% कैनोपी डेंसिटी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वन जो है वो ओपन फॉरेस्ट के रूप में देखने को मिलते हैं। ये हमने ऊपर भी देखा हुआ था कि लगभग 8,355 यानी 6.24 में से 3.46 यानी आधे से ज्यादा लगभग। ठीक है, आधे के करीब ही, मतलब आधे जो है वो आपको खुला वन देखने को मिलते हैं, बाकी आधा जो है अति सघन और मध्यम सघन वन हमें देखने को मिलेंगे। तो याद रखना, पूछ लिया जाता है कि वेरी डेंस फॉरेस्ट किसे कहते हैं, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट या खुले वन किसे कहते हैं। तो जिसमें 70% से अधिक कैनोपी डेंसिटी होगी वो अति सघन वन, 40 से 70 वाले मध्यम और 10 से 40 वाले खुले वन हो जाएंगे। तो अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य वन रिपोर्ट की 2021 और 2023 वाली रिपोर्ट थी, इन दोनों का हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो 2021 का जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट था, इसमें जो कुल वन एवं वृक्षावरण की बात करेंगे तो वो 9.73% था। और अब वर्तमान में 2023 वाली रिपोर्ट में 9.96% जो है वो रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के 23,437.53 वर्ग किलोमीटर था, अब 23,996.72 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, वहीं शुद्ध वन आवरण की बात करेंगे तो ये 6.2% था, जो कि 14,927.37 वर्ग किलोमीटर है। वर्तमान में ये थोड़ा बड़ा है, 0.4% बड़ा है, 6.24% हुआ है, यानी 15,045.80 हुआ है। वहीं शुद्ध वृक्ष की बात करेंगे 3.53 से 3.72% जो है बड़ा है, 8510.16 से 8,950.92 वर्ग किलोमीटर हुआ है। ठीक है, तो 2021 की अगर हमने तुलना की है तो जो आपका वन आवरण है, ठीक है, तुलना में अगर देखा जाए तो वन आवरण बड़ा है 118.43 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो 14,927.37 से 15,045 हुआ, तो टोटल 118.43 वर्ग किलोमीटर बड़ा है। वहीं वृक्ष आवरण की बात करेंगे तो 441 वर्ग किलोमीटर टोटल जो है
बढ़ा है। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी वन में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस जिले का है उसकी दृष्टि से देखेंगे तो टॉप 5 जिलों में सबसे पहला आपको याद रखना है वो है सोनभद्र। तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जो है वनों में वो सोनभद्र का है, ये बात याद रखना है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? सबसे ज्यादा क्षेत्रफल सोन। ठीक है, तो कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सोनभद्र है, और अगर प्रतिशत की दृष्टि से भी देखा जाए तो वो भी सोनभद्र, यानी सबसे ज्यादा परसेंटेज में। ठीक है, एक एरिया वाइज और परसेंटेज दोनों में सोनभद्र है। ठीक है, तो एरिया वाइज अगर देखेंगे क्षेत्रफल में सबसे पहले स्थान पे सोनभद्र है, लगभग 2407.87 वर्ग किलोमीटर पर जो है सोनभद्र में इतना एरिया है। ठीक है तो लिस्ट पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से वो 5 जिले हैं, उनका क्रम बताइए। तो सबसे पहले स्थान पे सोनभद्र है, दूसरे स्थान पे जो है वो लखीमपुर खीरी है, तीसरे स्थान पे देखा जाए तो मिर्जापुर है, और चौथे स्थान पे जो है वो पीलीभीत हो जाएगा, और 5वें स्थान पे जो है चित्रकूट हो जाएगा। तो ये क्रम आपको याद रखना है। पहले स्थान पे सोनभद्र, दूसरे स्थान पे लखीमपुर खीरी, तीसरे स्थान पे मिर्जापुर, चौथे पे पीलीभीत, 5वें पर चित्रकूट। और वहीं अगर कुल परसेंटेज के हिसाब से बात करेंगे तो परसेंटेज में पहले स्थान पे सोनभद्र, दूसरे स्थान पे चंदौली है। ठीक है, तो सोनभद्र में अगर देखें तो 34.87% जो एरिया है सोनभद्र का उसमें वन पाए जाते हैं, वहीं चंदौली के 21.63% एरिया पे। तीसरे स्थान की बात करेंगे तो तीसरे स्थान पे है श्रावस्ती, याद रखना श्रावस्ती जो है वो तीसरे स्थान पे है, 20.95 जो प्रतिशत क्षेत्र है उस पे वन है। चौथे स्थान पे जो है वो कौन है? चित्रकूट। तो चित्रकूट चौथे स्थान पे है, लगभग 19.79% एरिया पे वन है, और 5वें पर है पीलीभीत 19.26%। ठीक है, तो ये क्रम आपको जो है याद रखना है। तो परसेंटेज में पहला सोनभद्र का, दूसरा जो है वो चंदौली का, तीसरा श्रावस्ती, चौथा चित्रकूट, और 5वां जो है वो पीलीभीत का हो जाएगा। अब अगर बात करेंगे न्यूनतम जिलों की बात करेंगे तो क्षेत्रफल में सबसे कम जो वन पाए जाते हैं वो भदोही में है, जिसको संत रविदास नगर के नाम से जानते हैं। इसके महज 5.22 वर्ग किलोमीटर एरिया में जो है वो वन देखने को मिलते हैं। दूसरे स्थान की अगर बात करेंगे तो वो मऊ हो जाएगा, तीसरे स्थान पे जो है संभल हो जाएगा, चौथे स्थान पे संत कबीर नगर, और 5वें पर बागपत हो जाएगा। ठीक है, और इनका जो है बनावरण वर्ग किलोमीटर में दिया हुआ है। तो बनावरण केवल पहले का याद रखना है, और बाकी क्रम जो है ये पांचों का याद रखना है कि सबसे कम जो है भदोही, भदोही के बाद मऊ, मऊ के बाद संभल, फिर संत कबीर नगर और बागपत। भाई अगर प्रतिशत की बात की जाए तो सबसे कम परसेंटेज में, ठीक है, तो वो संभल में होता है। ठीक है, तो संभल की अगर बात करेंगे 0.50% याद रखना है आपको। इससे पहले अगर देखा जाए तो भदोही जो है वो पहले स्थान पर था, लेकिन अब जो है 2023 की रिपोर्ट में संभल जो है वो पहले स्थान पे हो गया है, और भदोही जो है दूसरे स्थान पे हो गया है, क्योंकि भदोही में 0.01 जो है परसेंट की दृष्टि से आगे है। तो संभल के कितने 0.50% पे जो है संभल परसेंट, इतना परसेंट एरिया पे इसके बन पाए जाते हैं। वहीं भदोही की बात करेंगे 0.51, तीसरे नंबर पे मैनपुरी, चौथे पे बंदायूं, और 5वें पर मऊ आपको याद रखना है। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। भदोही जो है वो पहले था, अब वर्तमान में संभल जो है वो न्यूनतम जिला है प्रतिशत की दृष्टि से। अब अगर बात करेंगे वर्ष 2023 की, तो उत्तर प्रदेश के वन एवं वृक्षावरण में निरंतर वृद्धि यह दर्शाती है कि राज्य में हरित विकास, वनीकरण और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सकारात्मक कदम जो है वो राज्य उठा रहा है। चलिए, तो अब अगर बात करेंगे, क्विक रिवीजन देख लेते हैं इस रिपोर्ट का परिचय जो है, कुछ चीजें जिसमें आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले पता है जारी कौन करता है? हमने देखा है FSI, जिसको कहते हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, हिंदी में भारत वन सर्वेक्षण कहते हैं। ठीक है, तो ये इसके द्वारा ISFR, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है, जारी की जाती है।
तो अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की जो 2023 में जो जारी की गई, इसमें जो है उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है, ये बात याद रखना। मतलब जो है पॉजिटिव न्यूज इसमें जो है देखने को मिली है, गिरावट नहीं। अब कुछ रिकॉर्डेड वन क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो एक तो होता है जो रिकॉर्डेड एरिया और एक होता है जो है वास्तविक एरिया। तो रिकॉर्डेड की बात करेंगे तो रिकॉर्डेड वन क्षेत्र, ठीक है, 17,435 वर्ग किलोमीटर है। तो रिकॉर्डेड वन क्षेत्र और नॉर्मल वन क्षेत्र में आपको जो है अंतर याद रखना है, ठीक है, जिसको कहते हैं रियल या वास्तविक वन क्षेत्र। तो रिकॉर्डेड है 17,435 वर्ग किलोमीटर, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.24% है, ठीक है। अब इस रिकॉर्डेड को तीन भागों में बांटा गया है। एक रिजर्व्ड, जिसमें 11,571 वर्ग किलोमीटर है, प्रोटेक्टेड जो 330 वर्ग किलोमीटर है, और एक है अनक्लास्ड फॉरेस्ट जिसमें 5,534 वर्ग किलोमीटर है। जबकि अगर वास्तविक वन यानी एक्चुअल फॉरेस्ट कवर की बात करेंगे तो ये 15,045.80 वर्ग किलोमीटर है, जो 6.2% भौगोलिक क्षेत्रफल का कवर करता है, ठीक है। तो दोनों ही याद रखना है, रिकॉर्डेड वन भी पूछा जा सकता है और एक्चुअल जो फॉरेस्ट कवर है इसको भी पूछा जा सकता है। तो टोटल अगर हमने बात की थी आईएसएफआर 2021 की तुलना में 118.43 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, किसमें, वन आवरण में, ठीक है, और वृक्ष आवरण में नहीं। वृक्ष और वन का नहीं, केवल ये जो है वो वन आवरण की बात करेंगे तो वन आवरण का है, ना कि वृक्ष आवरण का। अब कुल वृक्ष आवरण की अगर बात करेंगे तो 8,950.92 वर्ग किलोमीटर, यानी कि वृक्ष आवरण है 3.72%। झाड़ियों की बात करेंगे 0.27% झाड़ियां, यानी 629.51 वर्ग किलोमीटर में ये देखने को मिली है। बाकी अगर अभी हमने देखा था सघन, सबसे ज्यादा जो सघन वनों की बात की थी, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट और एक ओपन फॉरेस्ट। तो सबसे ज्यादा जो सघन वन है वो लखीमपुर खीरी में पाए जाते हैं, जबकि सबसे ज्यादा वन जो है वो सोनभद्र है, ठीक है, सोनभद्र में सबसे ज्यादा वन देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर बात करेंगे सघन वनों की तो ये लखीमपुर खीरी में सबसे ज्यादा अति सघन वन जो है वो पाए जाते हैं। लगभग इसका क्षेत्रफल है 804.91 वर्ग किलोमीटर। और बाकी मध्यम सघन और खुले वनों की बात की जाए तो ये सोनभद्र में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो जो हाल ही में 2023 में जो वन रिपोर्ट जो है तैयार की गई थी, इसकी अगर बात करेंगे तो ये 18वीं वन रिपोर्ट थी, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। आईएसएफआर 2023, और इसको जारी किया गया था 21 दिसंबर 2024। ये तारीख भी याद रखना कि जिस दिन जारी किया गया था, यानी अपलोड किया गया था, वो 21 दिसंबर 2024 है। और इसको केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु जो परिवर्तन मंत्री हैं, जिनका नाम है भूपेंद्र यादव, इनके द्वारा ये जारी की गई थी। अब अगर ग्रीन बॉक्स की बात करेंगे, जो अभिलिखित वन क्षेत्र है, ठीक है, इसके अंदर जो आता है वो 9,338.76 वर्ग किलोमीटर आता है। और ग्रीन बॉक्स के जो बाहर वाला वन आवरण है वो है 5,707.4 किलोमीटर, ठीक है, 0.4 किलोमीटर। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे कि ग्रीन बॉक्स में कितना एरिया आता है, ठीक है, ग्रीन बॉक्स के बाहर कितना एरिया है, सबसे ज्यादा वन किस जिले में है, सबसे कम किस जिले में है, ठीक है। फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार परसेंटेज भी पूछा जा सकता। अब अगर एक चैंपियन और सेट की बात करेंगे 1968 में, ठीक है, दो लोग थे चैंपियन और सेट, इन्होंने बताया था, इनका जो वर्गीकरण था कि टोटल 29 प्रकार के वन उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है। अब अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कुल वन आवरण का लगभग 106.14 किलोमीटर क्षेत्र जो है वो आग के लिए अत्यंत संवेदनशील है, ये बात याद रखना है। अगर सबसे अधिक वन अग्नि की जहां घटना होती है उसकी बात करेंगे तो लखीमपुर खीरी। तो लखीमपुर खीरी में सबसे ज़्यादा आग से जो है वो घटनाएं देखने को मिलती हैं। और 2023 की रिपोर्ट में अगर हरित आवरण में वृद्धि देखें तो जिलों की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है झांसी जिले में। याद रखना, झांसी जिले में हरित आवरण में वृद्धि हुई है। जिले की बात कर रहा है तो 8,597 एकड़, ये डाटा एकड़ में है, याद रखना, वर्ग किलोमीटर में नहीं। दूसरे स्थान पे अमरोहा रहा, क्रम पूछ सकता है तो झांसी, अमरोहा, इटावा, कानपुर सिटी और बिजनौर। तो क्रम याद रखना है, सबसे पहले झांसी है जो शीर्ष पे रहा है हरित वनावरण में। इसके बाद आपका अमरोहा, अमरोहा के बाद इटावा, कानपुर सिटी और बिजनौर।
ठीक है। बाकी बात करेंगे उत्तर प्रदेश का पहला वनग्राम, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। विलेज फॉरेस्ट पहला सोनभद्र जिले का जो बेलहल्थी गांव था, ठीक है, बेलहल्थी गांव था, उसको घोषित किया गया था। तो इसे राज्य में एक योजना थी जिसका नाम था संयुक्त वन प्रबंधन और सहभागी वन संरक्षण योजना। इसके अंतर्गत ही सोनभद्र के बेलहल्थी ग्राम को क्या घोषित किया गया था, पहला विलेज फॉरेस्ट जो है वो घोषित किया गया था। ठीक है, तो अब हम देखेंगे भारत में वन विकास योजनाएं एवं पहल। तो अभी हमने वनों का वर्गीकरण, वनों की जो रिपोर्ट है आईएसएफआर 2021 और 2023 को देखा, और अब हम पढ़ेंगे जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं जो वनों से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले योजना थी सामाजिक वन की, जिसको कहा जाता है सोशल फॉरेस्ट्री। ठीक है, तो सोशल फॉरेस्ट्री शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1976 में देखने को मिलता है। तो पहली बात याद रखना कि सोशल फॉरेस्ट्री का प्रयोग 1976 में हुआ था, और ये योजना 1979 और 80 में स्टार्ट होती है। किसकी सिफारिश पे आई थी, तो याद रखना राष्ट्रीय कृषि आयोग यानी नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की सिफारिश पर सोशल फॉरेस्ट्री जो है वो स्टार्ट हुई थी। अब अगर इसके उद्देश्य और प्रस्तावों की बात करें हम, ठीक है, तो किस लिए आई थी, तो भैया काम ये था कि ईंधन की लकड़ी, चारा, लघु वन उत्पादों को उपलब्ध कराना, ग्रामीण क्षेत्र में हरित आवरण को बढ़ाने के लिए, ठीक है, प्राकृतिक वनों पर दबाव कम करने के लिए और बंजर भूमि का उपयोग करने के लिए आई थी। विशेषताएं क्या है कि सड़क, रेल मार्ग, नहर के किनारे वृक्षारोपण किया गया, ग्राम पंचायत की भूमि पर वृक्षारोपण किया गया, एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा दिया गया, और सामुदायिक भागीदारी याद रखना। तो पूछा जा सकता है कि इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो कौन है और कौन नहीं है, तो ये आपको याद रखना है कि सामुदायिक भागीदारी थी, एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा दिया गया, ठीक है, ग्रामों में भी वृक्षारोपण, और सड़क किनारे और रेल मार्ग के किनारे भी वृक्षारोपण किया गया। उपलब्धि क्या रही कि ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षारोपण में वृद्धि हुई, ईंधन और चारे की उपलब्धता बढ़ी, और पर्यावरण संरक्षण में योगदान था। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना सामाजिक वानिकी यानी सोशल फॉरेस्ट्री टर्म कब आया और किसने सिफारिश की, ये बात याद रखना। और सामुदायिक भागीदारी और एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा मिला, ये दो टर्म याद रखना। ठीक है, अब अगर बात करेंगे दूसरी जो योजना है वो है संयुक्त वन प्रबंधन योजना, जिसको कहा जाता है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, JFM। कब आई, वर्ष 1990 में संयुक्त वन प्रबंधन योजना आई थी, ये बात याद रखना है। ठीक है, तो इसमें याद रखना वन विभाग के साथ जो ग्रामीण समुदाय के लोग हैं उनका भी जो है सहयोग देखने को मिलता है। तो उद्देश्य की बात करेंगे तो जो स्थानीय समुदाय को वन प्रबंधन में भागीदारी बनाना। ठीक है, तो ऐसी कौन सी योजना है जिसमें स्थानीय जो समुदाय के लोग हैं उनको वन के प्रबंधन में भागीदारी या सहयोगी बनाया गया, तो उसको कहा गया है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट या संयुक्त वन प्रबंधन योजना। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी कि ग्राम समितियों का इसमें गठन किया गया ताकि लोगों का सहयोग मिल सके, वन विभाग और ग्रामीणों की साझेदारी थी, और वन के उत्पादों में भी ग्रामीणों को हिस्सेदारी दी गई। ठीक है, तो इसकी सफलता ये थी कि हजारों की संख्या में जो है वो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की समितियां बनी, और वन संरक्षण में जो भागीदारी है वो भी देखने को मिली। तो याद रखना जो नीति आई थी ये 1990 में आई थी। तीसरी योजना की बात करेंगे तो वो है राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, जिसको कहेंगे नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, जिसको कहा जाता है राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम। वर्ष 2000 और 2002 में ये देखने को मिलती है। ठीक है, तो 2000 से स्टार्टिंग होती है और 2002 तक ये देखने को मिलती है। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है, तो किस मंत्रालय के तहत थी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत देखने को मिली है। इसका उद्देश्य था कि जितने भी जो डिग्रेडेड वन थे उनको फिर से जो है पुनर्वास करना, वन क्षेत्र वृक्षावरण बढ़ाना, जैव विविधता का संरक्षण करना, ये बात आपको याद रखना है। इसका जो क्रियान्वयन है वो FDA ने किया, फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी ने किया। ठीक है, इसमें जो JFM था यानी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज थी, उन लोगों ने भी इसमें भागीदारी दिखाई थी, और इसके अलावा इसमें एनवायरमेंटल स्टडीज इंस्टीट्यूट जो है उन्होंने भी अपनी भागीदारी दिखाई। तो लाखों हेक्टेयर जो क्षेत्र है उसमें सुधार हुआ, ये बात आपको याद रखना। बाद में से ग्रीन इंडिया मिशन के साथ समन्वित किया गया था, तो ये बात याद रखना। पूछेगा कि नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम को बाद में किस में मिला दिया गया था, तो ग्रीन इंडिया मिशन में मिला दिया गया था, ये बात याद रखना।
अब बात करेंगे ग्रीन इंडिया मिशन कब आया, तो फरवरी 2014 आपको याद रखना। जलवायु की बात करेंगे, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशन में से एक था ये बात। ठीक है, तो एनएपीसीसी के ने जो 8 मिशन लॉन्च किए थे, उनमें से एक जो था वो था ग्रीन इंडिया मिशन। डेट याद रखिए फरवरी 2014, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी उद्देश्य तो वही है कि वन वृक्षावरण बढ़ाना, जलवायु परिवर्तन, कार्बन सिंक बढ़ाना और जैव विविधता का संरक्षण करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि इसके जो लक्ष्य हैं, 5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में वन वृक्ष आवरण बढ़ाना, ये इसका लक्ष्य रखा गया था। और 5 मिलियन हेक्टेयर जो वन क्षेत्र की गुणवत्ता को सुधारना और वन आधारित आजीविका बढ़ाना। तो ये डाटा याद रखना, 5 मिलियन हेक्टेयर ये इसका लक्ष्य था। उप मिशन इसके अगर देखा जाए तो देखो, वन की गुणवत्ता में सुधार, पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्स्थापन, शहर में भी कहता है हरित क्षेत्र को बढ़ाना, कृषि और सामाजिक वानिकी और आर्द्र भूमि का पुनर्स्थापन करना। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। ग्रीन इंडिया मिशन की बात जो है हो गई है। अब अगर बात करेंगे तो अगला है क्षति पूरक, याद रखना कौन सा, क्षति पूरक वनीकरण निधि, जिसको कहते हैं कैंपा। तो कैंपा का फुल फॉर्म पूछा जाता है, ठीक है, कि क्या है, तो कैंपा का फुल फॉर्म होता है कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। याद रखना, कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी है। याद रखिए, कैंपा एक्ट सन 2016 में आता है, जिसका उद्देश्य था कि विकास परियोजनाओं में जो कटे वन हैं उनकी भरपाई करना। मतलब जितने भी विकास हुए, जैसे कि कहीं पे इंडस्ट्रियल एरिया बनाया गया या सड़क बनाई गई, तो जितने वन कटे हैं उनकी भरपाई करना और नए वन क्षेत्र का विकास करना। ठीक है, तो इसमें क्या था, एजेंसियों से धन का संग्रह किया गया, जितनी भी एजेंसी थी, और वनीकरण हेतु धन उनको उपलब्ध कराया गया। तो जो हजारों करोड़ रुपए का आवंटन था, ठीक है, वो किया गया, बड़े पैमाने पर इसका वृक्षारोपण किया गया। अगली योजना है नगर वन योजना। कब आई, 2020 में, आपको याद रखना है। तो नगर वन योजना जो है आपको 2020 में देखने को मिलती है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो नगर वन योजना है, नाम से ही क्लियर है कि शहरी क्षेत्र की बात करेंगे, तो शहरी क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए आई थी, नागरिकों को प्रकृति से जोड़ने के, लगभग 600 नगर और 400 नगर वाटिकाएं विकसित करना इसका लक्ष्य था। ठीक है, तो याद रखना, लॉन्च वर्ष क्या था, सन 2000 था। इसके बाद आपका जो है वो है वन महोत्सव। तो वन महोत्सव को 1950 में, याद रखना, के एम मुंशी के द्वारा शुरू किया गया था। के एम मुंशी को फादर ऑफ वन महोत्सव भी कहा जाता है। तो जन सामान्य में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए वन महोत्सव योजना प्रारंभ की गई थी। हर साल जुलाई के प्रथम सप्ताह में इसको बनाया जाता है। तो अगर पूछे वन महोत्सव कब मनाया जाता है, तो जुलाई के पहले सप्ताह में, और पूरे देश में वृक्षारोपण अभियान भी चलाया जाता है। तो अगर बात की जाए, वन महोत्सव के जनक हम देख चुके हैं, के एम मुंशी जी थे। अब अगर बात करेंगे, अगली जो योजना थी वो थी राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति, यानी नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी। कब आती है, तो 2014 में इसका जो है प्रारंभ हुआ था। वही कि वृक्षारोपण को बढ़ाना और किसानों की आय में वृद्धि करना। इसके बाद ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम याद रखना है, 2023 में आया था। निजी क्षेत्र को वृक्षारोपण में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना और पर्यावरणीय योगदान के बदले ग्रीन क्रेडिट कार्ड उसको देना। तो इसके लिए ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम योजना है जो आई थी। तो ये थी उत्तर प्रदेश में जो फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट से रिलेटेड विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं चलाई गई थी। इनमें खासकर जो है इनका जो ईयर है, ठीक है, जो प्रारंभ ईयर है वो, और इनका उद्देश्य आपको याद रखना है, और एक आध जो इम्पोर्टेंट फैक्ट और है वो याद रखना है। ठीक है, कोई डाटा वाली चीज मिल जाती है, तो प्रारंभ और उद्देश्य बहुत जरूरी है, क्योंकि उद्देश्य जो है ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं कि निम्न में से कौन सा उद्देश्य था या नहीं था। अब वन और वनों की योजनाएं जो हैं उनसे रिलेटेड वन लाइनर हम फैक्ट देखेंगे। ठीक है, तो क्विक रिवीजन में देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में निजी वनों के संरक्षण के लिए संयुक्त प्रांत निजी वन अधिनियम 1948 आया था। याद रखना, यूनाइटेड प्रोविंसेस प्राइवेट फॉरेस्ट एक्ट कब आया पूछे, तो 1948 में आया था। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में जो सामाजिक वन की योजना है, इसके तहत विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए गए। तो एक पौधा ऐसा था
जिसको पारिस्थितिक आतंकवादी या इकोलॉजिकल टेररिस्ट के नाम से जाना जाता है, तो वो था यूकेलिप्टस या जिसको सफेदा कहते हैं। अब इसे क्यों इकोलॉजिकल टेररिस्ट कहा गया? क्यों? क्योंकि भाई ये भूमि के लिए घातक था। किस तरीके से? अत्यधिक जल का अवशोषण करता था, याद रखना। तो बहुत तेजी से बढ़ता है और जल का अवशोषण करता है। इसके अलावा ये मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है उसको भी जो है वो खत्म करता है, यानी इसकी पत्तियों से कुछ अम्लीय पदार्थ निकलते हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्वों को खींचेंगे। और अगला था कि अन्य पौधे जो हैं इसके आसपास पनप नहीं पाते हैं, ये बात याद रखना है, ठीक है। तो ये 3 कारण थे जिसके कारण इसको पारिस्थितिकी आतंकवादी जो है घोषित किया गया। अब अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना की, तो ये मार्च 1998 से चल रही है, ठीक है। तो वानिकी परियोजना ये उत्तर प्रदेश की है, याद रखना। इसके बाद सहभागी वन प्रबंधन योजना की बात करेंगे, 2010 से चल रही है, जापान देश के सहयोग से चल रही है, ठीक है। सहभागी वन प्रबंधन योजना के तहत ही 2010 में पहला ग्राम वन जो है बेलहल्ती सोनभद्र को घोषित किया गया था। फिर बात करेंगे हरित पट्टी विकास योजना की, तो ये 2012-13 से चलाई जा रही है। वृक्षारोपण एक विस्तार योजना थी, तो वृक्षारोपण विस्तार योजना 48 जिलों में चल रही है 2007-8 से, तो याद रखेंगे। सहभागी वन प्रबंधन योजना जापान के सहयोग से 2010 में चली है, इसी के तहत सोनभद्र के बेलहल्ती ग्राम को ग्राम वन घोषित किया गया। बाकी हरित पट्टी 12-13 से और वृक्षारोपण विस्तार योजना 7-8 से चल रही है। अब बात करेंगे गंगा नर्सरी योजना की, ठीक है। तो गंगा के किनारे जितने भी जिले हैं तो उनमें ये चल रही है, गंगा के तटवर्ती जो 27 जिले हैं उनमें जो है वो चल रही है, ठीक है। इसके बात करेंगे टोटल फॉरेस्ट कवर योजना, ये चल रही है 2014-15 से, ठीक है। ग्रीन इंडिया मिशन की बात करेंगे, फरवरी 2014 में इसका शुभारंभ हुआ। एनएपीसीसी में टोटल 8 मिशन थे और 8 मिशन में से, ठीक है, एनएपीसीसी में कितने मिशन थे? 8 मिशन थे। वन महोत्सव की बात करेंगे, केएम जो मुंशी हैं वन महोत्सव के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इसकी अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, नगर वन योजना जो है वो 2020 में आई थी। कैंपा एक्ट की अगर हम बात करेंगे तो कैंपा एक्ट कब आया? 2016 में आया था। अब सोशल फॉरेस्ट्री की बात करेंगे, 1976 में टर्म सोशल फॉरेस्ट्री पहली बार यूज हुआ था। जेएफएम नीति 1990 में आई थी और ग्रीन क्रेडिट कार्ड प्रोग्राम जो है वो 2023 में आया था। ये बात आपको याद रखना है। तो ये उत्तर प्रदेश के वनों से संबंधित योजनाओं के बारे में हम संपूर्ण जानकारी ले चुके हैं। तो अब जो है उत्तर प्रदेश के वन्यजीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होंगे, इसके अलावा बर्ड सेंचुरी होंगे, रामसर साइट जो होंगे, उसको जो है अब हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो इसके जो पार्ट 2 जब हम लाएंगे तो उस अगली क्लास में इन सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। तो अगले पार्ट के लिए जो है आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करिए और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।